वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डिनी साथ साथ चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 फिजिक्स का 10 चैप्टर तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स के तहत। अब हम लोग का जो नया यूनिट है हम लोगों का तरंग प्रकाशिकी, उसमें हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने जितने भी बेसिक देखे थे उसके अंतर्गत आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट के बेस पे जो भी आप लोग स्थिर वैद्युत की, उसके बाद विद्युत विभव, स्थिर वैद्युत, स्थिर उसके बारे में एनालिसिस किए थे। आज हम लोग नया तरंग प्रकाशिकी के बारे में इंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्लास जो 12th फिजिक्स का 10 चैप्टर तरंग प्रकाशिकी, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे सिद्धांत के बेस पे हाइगन का तरंग सिद्धांत क्या होता है, न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत क्या होता है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, तो आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत तरंग प्रकाशिकी के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए सभी नोट डाउन करते हुए चले जाएंगे, आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है किस तरीके से। ठीक है, एट फर्स्ट हम लोग इसका क्या देखेंगे भाई, हम लोग इस चीज़ का देखेंगे, हम लोग देखेंगे इस चीज़ का इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि किसी भी चैप्टर के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन का जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप लोग इंट्रोडक्शन से रूबरू हो जाते हैं तो आगे आप लोगों को चैप्टर पढ़ने में किसी प्रकार का कोई भी तकलीफ नहीं होती है। क्लियर, क्योंकि प्राथमिक जानकारी जानना आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वह चैप्टर की स्टार्टिंग में ही क्यों ना हो। चैप्टर की स्टार्टिंग में आप लोग जान जाते हैं कि भाई कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है, किस तरीके से हम लोग सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसा पढ़ने वाले हैं इस चीज़ का। ठीक है, तो इस चीज़ की हम लोग अच्छे से एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर प्रकाश की प्रकृति पर। ठीक है, प्रकाश की प्रकृति किस तरीके से होती है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो ये है आप लोगों की प्रकाश की प्रकृति। ठीक है, प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। वास्तव में जो प्रकाश होती है उसकी प्रकृति क्या होती है, जैसे कि किसी की प्रकृति होती है, जैसे कि टीचर की प्रकृति क्या होती है, शिक्षा देना होता है, और स्टूडेंट की प्रकृति क्या होती है, शिक्षा ग्रहण करना। इसी तरीके से प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, इस प्रकृति के बारे में हम लोग जानेंगे। तो वास्तव में क्या बोला जा रहा है कि प्रकाश की प्रकृति के संबंध में समय समय पर विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं। ठीक है, जो प्रकाश की प्रकृति होती है समय के साथ उस पर विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है। कोई वैज्ञानिक प्रकाश को लेकर के कुछ और बोलता है, कोई वैज्ञानिक बोलता है प्रकाश को लेकर के प्रकाश यह बोलता है, कोई बोलता है प्रकाश इस प्रकार का पदार्थ है, प्रकाश यह ऐसा है, प्रकाश तीव्र गति से जाता है, प्रकाश इस तरीके से जाता है। इस तरीके से सभी अपना अपना अवधारणाएं को समय के साथ विभिन्न तरीके से प्रस्तुत करते जाते हैं, और प्रस्तुत करने का तरीका उनका सैद्धांतिक रूप से रहता है, किसी का अवधारणा बेस पे रहता है, किसी का अभिधारणा बेस पे रहता है, किसी का सैद्धांतिक रूप से रहता है, किसी का सिद्धांत को लेकर के रहता है, जो कि संदर्भ व्याख्या सहित उसका परिकल्पना को किया जाता है। ठीक है, कई लोग परिकल्पना स्वरूप उस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं, परिकल्पना स्वरूप उसको अभिधारणा को अभिव्यक्त करते हैं, कई लोग उसको सिद्धांत के रूप में प्रकट करते हैं। क्लियर, तो इसी के बेस पे हम लोग प्रकाश की जो प्रकृति होती है उसी का एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रकाश की प्रकृति के संबंध में समय समय पर विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं। 17वीं शताब्दी में प्रकाश की प्रकृति के बारे में 2 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे हमारे पास 17वीं शताब्दी में। ठीक है, 17वीं शताब्दी में ना, इस चीज़ को याद रखिएगा, 17वीं शताब्दी में। ठीक है, 17वीं शताब्दी में, अभी 21वीं सदी में हम लोग चल रहे 21वीं सदी में, तो ये 17वीं शताब्दी में यहाँ पर बोल रहा है कि प्रकृति पदार्थ के प्रकृति के बारे में 2 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे। आपका जो पहला सिद्धांत है वो है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। जो पहला सिद्धांत है भाई वो है आप लोगों का न्यूटन का कणिका सिद्धांत। तो पहला जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था प्रकाश को लेकर के, उसमें से जो पहला आपका सिद्धांतिक है वो है न्यूटन का कणिका सिद्धांत, और जो दूसरा है वो है हाइगन का तरंग सिद्धांत। ठीक है, तो पहला हम लोग किसके बारे में देखेंगे, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। पहला हम किसके बारे में देखेंगे भाई, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। और दूसरा चीज़ देखेंगे भाई हम लोग हाइगन का तरंग सिद्धांत, और दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, हाइगन का तरंग सिद्धांत, हाइगन का तरंग सिद्धांत। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोगों का क्या हो जाएगा, फर्स्ट में हम लोग देखेंगे न्यूटन का कणिका सिद्धांत को, और दूसरा में देखेंगे हम लोग हाइगन का तरंग सिद्धांत को। क्लियर, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम सन 1637 में, मतलब 1637 में, ठीक है, सर्वप्रथम सन 1637 में दकार्ते ने नाम को याद रखिए भाई, किसने, दकार्ते ने प्रकाश के कणिका मॉडल,
प्रकाश के कणिका मॉडल। ठीक है, अब प्रकाश का हम लोग प्रकाश के प्रकृति के बारे में बोल रहे हैं, तो जो प्रकाश का रहेगा उसी के बेस पे एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सर्वप्रथम सन 1637 में द कार्ते ने प्रकाश के कणिका मॉडल को प्रस्तुत किया, कणिका मॉडल को प्रस्तुत किया तथा स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियम की क्या की, व्युत्पत्ति की। उसने किसकी व्युत्पत्ति की, याद रखिए स्नेल के नियम, स्नेल के नियम जो म्यू इक्वल टू साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर। ठीक है, स्नेल का नियम, क्लियर, स्नेल के नियम की व्युत्पत्ति की, जिसके द्वारा किसी अंतरा पृष्ठ पर, जिसके द्वारा किसी अंतरा पृष्ठ पर मतलब आंतरिक पृष्ठ पर, आपका इस तरीके से है, कोई भी इस तरीके से पृष्ठ है, ये आप लोगों का अंतरा पृष्ठ होता है, ये आप लोगों का बाह्य पृष्ठ होता है, इस तरीके से। ठीक है, पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम, इसको प्रीवियस जो वीडियो है, प्रीवियस जो चैप्टर है उसमें आप लोग पढ़ चुके हैं भाई। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के क्या नियम है और परावर्तन के क्या नियम है, इसके अंतर्गत प्रकाश के परावर्तन के नियम को भी आप लोग पढ़ चुके हैं, क्लियर। तो इसके नियम की इन्होंने क्या की, व्याख्या की, क्लियर। तो इस चैप्टर में जो हम लोग तरंग प्रकाशी के अंतर्गत में हम लोग जो स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन के बेस में जो पढ़ रहे थे वो था हमारा प्रकाश की प्रकृति। तो प्रकाश की प्रकृति पे समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा, बहुत ही भौतिक शास्त्रियों द्वारा विभिन्न समय पर बहुत सारे अभिधारणाएं व्यक्त की गई, जिसके अंतर्गत 17वीं शताब्दी में, ठीक है, 17वीं शताब्दी में हमारे पास 17वीं शताब्दी में प्रकाश के प्रकृति के बारे में 2 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, जिसमें पहला न्यूटन का कणिका सिद्धांत था और जिसमें दूसरा हम लोग पढ़ेंगे हाइगन का तरंग सिद्धांत। ये जैसे जैसे समय ढलते गया उसके बाद सन 1617 में द कार्ते ने प्रकाश के कणिका मॉडल को प्रस्तुत किया था तथा स्नेल नियम की व्युत्पत्ति की, जिसके द्वारा अंतरा पृष्ठ पर प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन के नियमों की क्या की, व्याख्या की। तो इसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के भी बारे में भी जानेंगे, प्रकाश के प्रवर्तन के भी बारे में जानेंगे और दोनों की नियम की पुष्टि किस तरीके से हुई, इस चीज़ की भी हम लोग यहाँ पर अभिधारणा को देखेंगे और उसके अभिव्यक्ति किस तरीके से प्रकट हुई उस चीज को भी हम लोग यहां से देखने वाले हैं, क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं, इस कणिका को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि जब समय, अब देखिए 16 कितना हो गया था, 1637, अब ये बढ़ गया, देखिए 1637 1637 से अब यहाँ पर हम लोग कितने में पहुँच गए, देखिए सन 1675 में पहुँच गए। जैसे कि 2007 से हम लोग यहाँ पर कितना पहुँच गए हैं, 2022 के बेस पे, ठीक है। उसी प्रकार सन 1675 में सर आइजक न्यूटन, नाम याद रखिए भाई, जितने भौतिक शास्त्री हैं, न्यूटन का तो नाम भौतिक में आए नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पूरे वर्ल्ड में, पूरे भौतिक जगत में जो सुविख्यात प्रख्यात व्यक्ति है वो है सर आइजक न्यूटन। न्यूटन के बिना भौतिकी आप लोगों का अधूरा है, न्यूटन के बिना भौतिकी चल ही नहीं सकता, क्लियर। तो सर आइजक न्यूटन ने प्रकाश की प्रकृति से संबंधित कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो न्यूटन है उन्होंने प्रकाश से संबंधित, जो न्यूटन है उन्होंने प्रकाश से संबंधित ना, किससे संबंधित, प्रकाश से संबंधित कणिका सिद्धांत, प्रकाश से संबंधित क्या सिद्धांत, कणिका सिद्धांत, प्रकाश से संबंधित कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार प्रकाश असंख्य सूक्ष्म, जिसके अनुसार जो प्रकाश है भाई, जिसके अनुसार जो आपका प्रकाश है, जिसके अनुसार जो आपका प्रकाश है वह असंख्य सूक्ष्म, वास्तव में हमें प्रकाश तो दिखाई, तो वास्तव में प्रकाश हमको नजर आ रहा है, लेकिन वास्तव में किस तरीके से हम लोग उसको फील करते हैं ना, बस देख नहीं सकते हैं, अत्यंत सूक्ष्म रूप से है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, क्लियर। जिसको हम लोग एकदम सूक्ष्म ये फील कर सकते हैं, लाइट आती है, प्रकाश आती है, चलो यार सवेरा हो गया, ऐसा टाइप से नहीं होता है, बस वही है। असंख्य सूक्ष्म और हल्के कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जिसके अनुसार जो प्रकाश है वह असंख्य सूक्ष्म और हल्के कणों से मिलकर बना होता है भाई, हल्के कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिला होता है, हल्के कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें कणिकाएं कहते हैं। जो अब जाहिर सी बात है कि जो कण से मिलकर बना रहेगा, अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर के बना रहेगा, अत्यंत असंख्य, जिसकी कोई संख्या नहीं, असंख्य सूक्ष्म और नगण्य हल्के कणों से मिलकर बने रहेगा, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कणिकाएं बोलते हैं, क्लियर। तो इसी को बोल रहा है कि सन 1675 ईस्वी में सर आइजक न्यूटन ने प्रकाश की प्रकृति से संबंधित कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार प्रकाश असंख्य सूक्ष्म और हल्के कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें कणिकाएं कहते हैं। किसी प्रकाश पुंज की ऊर्जा, अब बोल रहा है देखिए,
अगला कंटेंट है हमारा, किसी प्रकाश पुंज की ऊर्जा, कोई भी प्रकाश पुंज है इस तरीके से, जैसे कि हमारे पास ये है, कोई भी आप लोगों का प्रकाश पुंज है इस तरीके से, प्रकाश पुंज है जहाँ से इस तरीके से प्रकाश आप लोगों का हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से प्रकाश पुंज की ऊर्जा इन्हीं कणिकाओं की ऊर्जा की होती है, ठीक है। इन्हीं कणिकाओं, जो प्रकाश पुंज होती है वास्तव में जो ये कणिकाएं हैं प्रकाश जो कि असंख्य और हल्के कणों से, सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने हैं, उन्हीं के अंतर्गत में है। तो इसमें बोल रहा है कि कणिका सिद्धांत के आधार पर न्यूटन ने प्रकाश का, कणिका सिद्धांत के आधार पर न्यूटन ने प्रकाश का परावर्तन, पहला देखिए परावर्तन, न्यूटन कणिका सिद्धांत के आधार पर न्यूटन ने प्रकाश का पहला क्या, परावर्तन, दूसरा क्या, अपवर्तन, तथा तीसरा क्या, सीधी रेखा, सीधी रेखा में गमन को स्पष्ट रूप से समझाया, जिसमें हम लोग ने प्रकाश का परावर्तन को पढ़े, प्रकाश का अपवर्तन को पढ़े, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, अपवर्तन का नियम क्या होता है, अपवर्तन किस तरीके से होता है, परावर्तन किस तरीके से होता है, और सीधी रेखा में किस तरीके से होता है। जैसे कि अभिलंब की जो भी आपका समतल में रहता है, जिसमें आपका परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब एक ही तल पे स्थित होते हैं। इस तरीके से हम लोग प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं, जिसमें कुछ समय पश्चात जो प्रकाश का परावर्तन जो आपतित होती है वह चिकनी खुरदरे सतह से टकरा करके वापस अपनी दिशा में क्या हो जाती है, निर्गत हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इस तरीके से हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम में पढ़ चुके हैं। तो उसी चीज़ को जो कणिका के सिद्धांत के आधार पर है, जो उस चीज़ की अभिधारणा को अभिव्यक्त किया गया है, वो किस सिद्धांत के आधार पर व्यक्त किया गया है, तो उसको व्यक्त किया गया है कणिका सिद्धांत के आधार पर। किस सिद्धांत के अनुसार पर व्यक्त किया गया है, तो कणिका सिद्धांत के आधार पर। तो कणिका सिद्धांत के आधार पर न्यूटन ने प्रकाश का परावर्तन, किसका, प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद अपवर्तन, और तीसरा क्या है भाई, सीधी रेखा। तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और सीधी रेखा में गमन को स्पष्ट रूप से क्या किया है, समझाया है, गमन को स्पष्ट रूप में क्या किया है, समझाया है। लेकिन प्रकाश के विवर्तन, लेकिन देखिए अब यह किसी भी चीज़ की बात है कि इंसान में जिस तरीके से अच्छाई होती है बुराई भी होती है, उसी प्रकार किसी पदार्थ में अच्छे गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं। कई साइंटिस्ट उसको अच्छे रूप से डील कर पाते हैं, लेकिन कुछ कमी भी रहती है, ठीक है, क्योंकि सभी तो सर्वगुण संपन्न नहीं मिल सकता, किसी में कुछ कमी होती है, किसी में ज़्यादातर होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए जो प्रकाश के जो कणिका सिद्धांत के आधार पर न्यूटन ने प्रकाश का परावर्तन को, अपवर्तन को और सीधी रेखा में जो गमन करने वाले उनको तो अच्छे तरीके से उन्होंने समझा दिया, उस प्रकाश के सिद्धांत के अनुसार पे वो तो आ गया। लेकिन कई चीज़ ऐसी होती है, जैसे कि यहाँ पर बोला कि लेकिन प्रकाश के जो विवर्तन है, यहाँ पर देखिए जो प्रकाश के क्या है, यहाँ पर आप लोगों का विवर्तन है और क्या है, ध्रुवण है। देखिए प्रकाश के विवर्तन, ध्रुवण और विक्षेपण, तीन चीज को यहाँ पर देखिए को समझाने में यह सिद्धांत क्या रहा, असमर्थ रहा, मतलब असफल रहा। वास्तव में इन्होंने जो कणिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के लिए जो प्रवर्तन की बात कही, अपवर्तन की बात कही और सीधी रेखा की बात कही, ये तो प्रकाश के कणिका सिद्धांत के अनुसार सफल रहा। उन्होंने इसको अच्छे तरीके से समझा लिया कि वास्तव में प्रकाश का प्रवर्तन किस तरीके से होता है, अपवर्तन किस तरीके से होता है, सीधी रेखा का जो गमन होता है प्रकाश का वो किस तरीके से होता है। इसको तो समझाने में जो न्यूटन के कणिका सिद्धांत है उन्होंने तो आप लोगों को सफलतापूर्वक उसमें सफल प्राप्त की, उसका भूतपूर्व योगदान भी रहा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखे कि न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अंदर प्रकाश के जो विवर्तन होती है, वास्तव में प्रकाश में किस तरीके से विवर्तन होता है, इसके लिए जो सैद्धांतिक अभिधारणा है इसको समझाने में यह क्या रहा, असफल रहा। वास्तव में विवर्तन के साथ साथ ध्रुवण को भी समझाने में आप लोगों का असफल रहा, और विक्षेपण को, वास्तव में प्रकाश का ध्रुवण और प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का विक्षेपण किस तरीके से होता है इसको भी समझाने में ये आपका कणिका सिद्धांत क्या रहा, असफल रहा। अब जैसे कोई भी के प्रकाश की अवधारणा होता है या अभिधारणा होता है या अभिव्यक्ति होती है, वो अगर असफल हो जाता है तो उसको सफल करने के लिए फिर से कोई भौतिक शास्त्री आगे आते हैं, उनके बारे में अनेक प्रयोग निकलते हैं, अनेक प्रायोगिक सैद्धांतिक बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, फिर उस चीज़ का एनालिसिस करते हैं, फिर वो अलग नियम के बेस पे आता है। क्लियर। तो चलिए इसी के आगे कंटेंट को देखते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं 1675 के बाद की स्थिति को। अब 1675 के बाद देखिए हम लोग पहुंच गए 1678 में। देखिए पहला 1637 था, फिर 1675 था, अब हम लोग कहाँ पर पहुंच गए, 1678 पे पहुंच गए। देखिए 1678 में पहुंच गए, तो सन 1678 में हम लोग पहुंच गए। तो यहाँ पर बोल रहा है देखिए कि सन 1678 में, सन 1678 में मतलब 1678 में, सन 1678 में मतलब सन 1678 में हालैंड के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक, हालैंड के वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगन ने, क्रिश्चियन हाइगन नाम याद रखिए भाई,
क्रिश्चियन हाइगन, ठीक है। क्रिश्चियन हाइगन मतलब हालैंड के हैं इसलिए हाइगन, ऐसा याद रखिए आप लोग। ये हालैंड के हैं, हालैंड के हैं इसलिए ये क्या है आप लोगों के हाइगन है। तो इसको आप याद रखिएगा क्रिश्चियन के बोल के, क्रिश्चियन हाइगन बोलते हैं, क्रिश्चियन हाइगन, ठीक है। तो सन 1678 में हालैंड के वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगन ने, ठीक है, क्रिश्चियन हाइगन ने प्रकाश संचरण से संबंधित, किससे संबंधित, प्रकाश संचरण से संबंधित, प्रकाश संचरण से संबंधित, प्रकाश संचरण से, संचरण के लिए माध्यम के जिस तरीके से आवश्यकता होती है ना, वही वाला आपका संचरण है, क्लियर। तो प्रकाश संचरण से संबंधित तरंग सिद्धांत प्रतिपादन किया, क्योंकि हम लोग तरंग प्रकाशिकी पढ़ रहे हैं तो जितने भी आपको जो सैद्धांतिक बात आएगी वो तरंग से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो सन 1678 ईस्वी में हालैंड के वैज्ञ भौतिक शास्त्री हमारे जो क्रिश्चियन हाइगन है, इन्होंने प्रकाश संचरण से संबंधित तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। तरंग सिद्धांत का क्या किया गया, प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार प्रकाश एक काल्पनिक माध्यम है, जिसके अनुसार प्रकाश, देखिए जिसके अनुसार आपका एक प्रकाश है वो क्या है, प्रकाश एक काल्पनिक माध्यम है, प्रकाश एक काल्पनिक माध्यम है, प्रकाश एक काल्पनिक माध्यम है, ठीक है। प्रकाश एक काल्पनिक माध्यम और ईथर में तरंग के रूप में, और किसके रूप में भाई, ईथर, ठीक है। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ भी रहे हैं, क्लियर। तो ईथर में तरंग के रूप में गमन करता है, ईथर के रूप में तरंग के रूप में क्या करता है, गमन करता है। तो प्रकाश एक काल्पनिक माध्यम ईथर में तरंग के रूप में गमन करता है। प्रयोगों द्वारा इस काल्पनिक माध्यम, प्रयोगों द्वारा, अब कोई भी चीज़ की बात है, चाहे वो केमिस्ट्री और फिजिक्स बायोलॉजी, प्रैक्टिकल तो जरूरी होते हैं, प्रयोगों के आधार पर भी हम लोग सैद्धांतिक अभिधारणा देते हैं, फिर उसकी कार्यविधि को देखते हैं, फिर उसके बाद उसका प्रतिपादन करते हैं, फिर अभिधारणा को व्यक्त करते हैं, फिर उसकी गुण बताते हैं, दोष बताते हैं, सीमाएं बताते हैं। इस तरीके से होता है, प्रयोगों के आधार पर ही उसकी पुष्टि होती है, ऐसे ही किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं होती है, क्लियर, सिद्धांतिक रूप से, ठीक है। तो प्रयोगों द्वारा इस काल्पनिक माध्यम ईथर की, प्रयोगों द्वारा इस काल्पनिक माध्यम ईथर की पुष्टि नहीं की जा सकी, लेकिन जो वास्तव में जो ईथर थी उसकी प्रयोगों के आधार पर उसकी काल्पनिक माध्यम ईथर की पुष्टि नहीं की गई। अब बहुत प्रयोग किए गए लेकिन वास्तव में वो जैसा बोल रहे थे उसके अनुसार अकॉर्डिंग वो नहीं आ रहा था भाई। इस कारण से बहुत प्रयोगों के द्वारा भी काल्पनिक माध्यम जो ईथर की है उसकी पुष्टि सही तरीके से उसकी पुष्टि नहीं हो पाई, पुष्टि नहीं की गई, उसकी विवेचना को और अभिधारणा को व्यक्त नहीं किया जा सकता, मतलब इस तरीके से प्रयोगों के आधार पर हमको ये मिला। लेकिन उनके जो सिद्धांत है, लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जैसे कि उनका जैसे कि व्यक्ति का कुछ चीज़ ऐसी होती है जो चले जाते हैं फिर भी उसका जो आर्गन्स होता है वो काम आता है। उसी तरीके से देखिए वहाँ पर तो इसके कुछ काम नहीं आया प्रयोगों द्वारा, लेकिन उनके जो सिद्धांत है, लेकिन उनके सिद्धांत से विवर्तन, लेकिन उनके सिद्धांत से देखिए यहाँ पर देखिए जिस चीज़ की असफलता के लिए हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं भाई, जिस चीज़ के, तो उनके सिद्धांत से विवर्तन और ध्रुवण एवं विक्षेपण की घटनाओं की व्याख्या की जा सकी। लेकिन इसकी ये तो आपका प्रूफ नहीं हो सका, जो ईथर की पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन उसके सिद्धांत के अनुसार हम प्रकाश की जो विवर्तन होती है, प्रकाश में जो ध्रुवण होती है और जो उसमें विक्षेपण है, इसकी सफलतापूर्वक यहाँ पर व्याख्या की जा सकी, मतलब उसकी घटनाओं का व्याख्या की जा सकी, इस चीज़ को बोल रहा है। परंतु यहाँ पर देखिए परंतु प्रकाश विद्युत प्रवाह की घटना को इस सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सका। लेकिन अब देखिए कई चीज़ होती है, जैसे कि कणिका सिद्धांत क्या हो गया, उन्होंने प्रकाश का परावर्तन को समझा लिया, अपवर्तन को समझा लिया, सीधी रेखा को समझा लिया, लेकिन विवर्तन, ध्रुवण और विक्षेपण को समझाने में असफल रहा। उसी प्रकार ये हाइगन सिद्धांत भी क्या किया, हाइगन सिद्धांत ने भी विवर्तन को समझा लिया, ध्रुवण को समझा लिया, विक्षेपण को, बट किंतु प्रकाश विद्युत प्रवाह की घटना को समझाने में ये भी क्या रहा, असफल रहा, मतलब असमर्थ रहा। देखिए किसी में गुण के साथ साथ दोष भी होता है, मैं बता रहा हूँ ना, कुछ चीज़ों को समझा पाता है, कुछ चीज़ों को समझा नहीं पाता है। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसने भी प्रकाश विद्युत प्रवाह की घटना को इस सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सका, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि जो न्यूटन का कणिका सिद्धांत है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो न्यूटन का कणिका सिद्धांत है, ठीक है, इसको नोट डाउन करते हुए चलिए आप लोग भी। न्यूटन का कणिका सिद्धांत देखिए, न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत है, ये तो आप लोगों का जो प्रकाश का परावर्तन है भाई, प्रकाश का क्या है, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन और उसकी सीधी रेखा
और उसकी सीधी रेखा, इसको समझाने में क्या रहा, सफल रहा, इसको समझाने में सफल रहा, ठीक है। लेकिन प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, लेकिन प्रकाश का विवर्तन देखिए यहाँ से, प्रकाश का विवर्तन प्रकाश का विवर्तन और ध्रुवण, प्रकाश का विवर्तन, ध्रुवण और विक्षेपण, और विक्षेपण को समझाने में क्या रहा, असफल रहा, समझाने में असफल रहा न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत के अंतर्गत। सेकेंड में जो हाइगन आ गया, हाइगन का तरंग सिद्धांत, हाइगन का तरंग सिद्धांत, इसका शॉर्ट एनालिसिस, शॉर्ट सारांश के रूप में मैं इस चीज़ को बता दे रहा हूँ, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जिसको लिख करके याद की जाती है, माइंड में सेट होती है। हम लोग पढ़ते तो हैं वास्तव में, लेकिन अगर किसी चीज़ को हम लोग लिख कर ही देखते हैं तो वो ज़्यादा माइंड में सेट होता है, ठीक है। तो कभी किसी चीज़ को, जैसे फिजिक्स की बात करें तो डेरिवेशन, मैथ्स की बात करें प्रैक्टिस सेशन, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको आपको प्रैक्टिस के स्वरूप में आपको लिख करके देखना रहता है, ठीक है। जितने ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा आप रिएक्शन को सॉल्व करते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में डेरिवेशन को, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को, उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्लियर। तो जैसे कि न्यूटन कड़िका सिद्धांत, जैसे न्यूटन का कड़िका सिद्धांत ने प्रकाश का परावर्तन, न्यूटन के कड़िका सिद्धांत ने प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और सीधी रेखा को समझाने में तो सफल रहा, लेकिन प्रकाश का विवर्तन, ध्रुवण, विक्षेपण को समझाने में क्या रहा, असफल रहा। लेकिन यहाँ पर हाइगन का तरंग सिद्धांत क्या किया, प्रकाश का जो विवर्तन है भाई, प्रकाश का जो विवर्तन है, प्रकाश का जो विवर्तन है, प्रकाश का जो विवर्तन है, प्रकाश का क्या है, जो विवर्तन है, और प्रकाश का जो ध्रुवण है भाई, और प्रकाश का जो ध्रुवण है, प्रकाश का जो ध्रुवण है, और क्या है, विक्षेपण है, और विक्षेपण है, इसको समझाने में क्या रहा, सफल रहा, इसको समझाने में सफल रहा। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रवाह को, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रवाह को, ठीक है, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रवाह, देखिए, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रवाह, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रवाह को समझाने में यह क्या रहा, असफल रहा। तो 17वीं शताब्दी में हमारे पास प्रकाश के सैद्धांतिक रूप को अभिव्यक्त करने के लिए दो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे 17वीं शताब्दी में, ठीक है। दो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें से पहला आपका सिद्धांत था न्यूटन का कड़िका सिद्धांत, और जो दूसरा सिद्धांत था वह हाइगन का तरंग सिद्धांत। न्यूटन का कड़िका सिद्धांत प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और सीधी रेखा को समझाने में बहुत ही सफलता प्राप्त की थी, अभूतपूर्व योगदान दिया था। प्रकाश का विवर्तन, ध्रुवण, विक्षेपण में वह असफल रहा था। इसी के अनुरूप इसी को सफलता प्राप्त करने के लिए हाइगन का तरंग सिद्धांत, जो कि हालैंड के वैज्ञानिक हैं, क्रिश्चियन हाइगन का तरंग सिद्धांत ने प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, विक्षेपण को समझाने में सफल रहा। लेकिन इन्होंने जो प्रकाश से काल्पनिक माध्यम ईथर की जो पुष्टि की थी, वह तो पुष्टि को नहीं कर पाई, ठीक है, बहुत प्रायोगिक आधार पर। लेकिन उन्होंने एक सफलता अर्जित की कि प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश के ध्रुवण, विक्षेपण, इस घटनाओं को सफलतापूर्वक समझा पाया। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रवाह को वो भी समझाने में क्या रहे, असफल रहे। तो ये हाइगन के तरंग सिद्धांत के अंतर्गत है, ठीक है। जैसे कि हम लोग प्रीवियस इसमें देखे हैं, प्रीवियस जो लेक्चर है इसमें देखे हैं सन 1678 के माध्यम से। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हाइगन का तरंग सिद्धांत, इसका अभिधारणा को देखते हैं हम लोग किस तरीके से होता है। तो हाइगन का तरंग सिद्धांत को देखते हैं, क्यों देखते हैं, क्योंकि हाइगन का तरंग सिद्धांत आप लोगों का प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण और प्रकाश का जो विक्षेपण है उसको समझाने में सफलतापूर्वक योगदान दिया। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं हाइगन का तरंग सिद्धांत को। चलिए, तो हाइगन का तरंग सिद्धांत के अनुसार हम लोग देखते हैं कहाँ पर पहुँच गए, सन 1678 में पहुँच गए हैं। कहाँ पर पहुँच गए हम लोग, सन 1678 में। तो हाइगन के तरंग सिद्धांत के अनुसार सन 1678 में, कितना, सन 1678 में, मतलब सन 1678 में, ठीक है, सन 1678 में, ठीक है, सन 1678 में हालैंड के वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगन ने, हालैंड के वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगन ने, हालैंड के वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगन ने प्रकाश संचरण से संबंधित तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जो निम्नलिखित है।
तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जो निम्नलिखित है। ठीक है, जो क्या है, निम्नलिखित है। तो हाइगन का तरंग सिद्धांत के अनुसार हम लोग ये देखते हैं कि हाइगन ने सन 1678 में ना, सन 1678 में हालैंड के वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगन ने प्रकाश संचरण से संबंधित तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जो निम्नलिखित है। पहला क्या है भाई, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोग अभी देख रहे हैं हाइगन का तरंग सिद्धांत। ठीक है, न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पर तो उसको व्याख्या की जा चुकी थी, लेकिन हमको यहाँ पर जानना है कि प्रकाश का विवर्तन किस तरीके से होता है, प्रकाश का विक्षेपण किस तरीके से होता है, प्रकाश का ध्रुवण किस तरीके से होता है। तो चलिए इसी को विस्तारित पूर्वक बताने के लिए हमारे हालैंड के वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगन ने सन 1678 में हालैंड के वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगन ने प्रकाश संचरण से संबंधित तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो निम्नलिखित है। पहला, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। यहाँ पर जो प्रकाश होता है वो किस रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। जो प्रकाश तरंग रहते हैं वो किस रूप में चलता है, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। और दूसरा चीज़ ये बता रहे हैं, जो यहाँ पर प्रकाश है वह तरंग की भांति इस तरीके से गति कर रही है भाई, इस तरीके से प्रकाश तरंगों की तरह प्रकाश तरंगों की रूप में चलता है। क्लियर। दूसरा, ये तरंगे सभी दिशाओं में अत्यधिक वेग, ठीक है, ये तरंगे सभी दिशाओं में अत्यधिक वेग 3 × 10⁸, ये आप लोगों का 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड से क्या होती है, चलती है। क्लियर। तो ये तरंगे जो होती है, ये तरंगे सभी दिशाओं में अत्यधिक वेग, प्रकाश की वेग कितनी होती है, तो प्रकाश का जो वेग है आपका, प्रकाश का जो वेग है आप लोगों का 3 × 10⁸, प्रकाश का जो वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलती है। तथा जब ये किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँखों पर पहुँचती है, तो हमें वस्तु की उपस्थिति का आभास होता है, जाहिर सी बात है कि जैसे कि हम लोग अंधेरे में हैं, जैसे कि अंधेरे रहता है, लेकिन जैसे प्रकाश लगता है, जैसे कि सूर्योदय होता है, तो वहाँ पर हमको एनालिसिस होता है प्रकाश पड़ते ही कि यहाँ पर ये वस्तु है, यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर पौधा है, यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर कमरा है। इस तरीके से अंधेरा रहता है तो उतना हम लोग फील नहीं कर पाते। जैसे प्रकाश आता है, जैसे कि रूम की बात करें, अंधेरा रहता है, जैसे प्रकाश आता है तो हमको पता चलता है कि किस स्थान पर कौन सा मटेरियल है, कौन सा प्लेस पर कौन सा चीज रखा है, और वस्तु का भी आभास होता है। अंधेरे में ऐसा नहीं होता है। क्लियर। तो उसी चीज को बोल रहा है कि ये जो प्रकाश संचरण से संबंधित तरंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जो निम्नलिखित है। पहला, इसमें जो प्रकाश है भाई, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। इसमें का जो प्रकाश होता है वो किसके रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। और ये तरंगे सभी दिशाओं में अत्यधिक वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलती है। ठीक है, ये कितने वेग से चलती है, तो ये सभी दिशाओं में अत्यधिक वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलती है। तथा जब ये किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पहुंचती है तो हमें वस्तु की उपस्थिति का क्या होता है, आभास होता है भाई, हमें वस्तु की उपस्थिति का क्या होता है, आभास होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ पूछा जाता है कि प्रकाश का वेग कितना होता है, तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं इसका थर्ड कंटेंट क्या है, जो कि थ्योरिकल चीज़ है। थ्योरिकल चीज़ को आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि थ्योरिकल चीज़ को आप लोग लिख करके याद रखेंगे। ठीक है, वास्तव में तो बोलने के लिए हम लोग बोल देंगे, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है जो मानसिक स्तर पर कई चीज़ों को लिखा जाता है, कई चीज़ों को आपको डिस्प्ले किया जाता है। मतलब ये रहता है कि दुनिया एक चलचित्र है। ठीक है, अगर हम लोग ओरली बोलते जाएंगे तो आपको कम ही याद रहेगा, लेकिन उसको चलचित्र के माध्यम से बताएंगे या डिस्प्ले के माध्यम से बताएंगे या लिखित रूप में बताते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। आप कहीं भी जाते हैं तो कहीं भी चीज़, किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वस्तु के प्रति आकर्षित होते हैं जब उस चीज़ को देखते हैं। जबकि वहाँ पर कंटेंट का, जैसे कहीं आप मॉल में गए हैं, शॉपिंग मॉल में गए, वहाँ पर कोई भी अच्छे से जो चीज़ दिख रहा है आपको, वहाँ से देखोगे तो जितना आकर्षित होगे जिसके उसके प्रति, उतना आपको कोई बोलेगा कि वहाँ ये मिलता है उसमें नहीं होगे। ठीक है, क्योंकि जो बोलते हैं ना, दिखता है वही बिकता है बोल के, बस वही टाइप से है ये। क्लियर। तो इसका थर्ड है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, ठीक है, थर्ड कंटेंट की बात करते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड में काल्पनिक माध्यम ईथर व्याप्त है। ठीक है, हमारे जो संपूर्ण माध्यम है उसमें काल्पनिक माध्यम ईथर क्या है, व्याप्त है। इस माध्यम में से होकर तरंगे चलती है। इस माध्यम में से होकर के क्या चलती है भाई, तरंगे चलती है।
तो हमारे पास जो संपूर्ण ब्रह्मांड है उसमें काल्पनिक माध्यम ईथर व्याप्त है। इस माध्यम में से होकर के क्या कर चलती है, तरंगे चलती है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि संपूर्ण ब्रह्मांड में काल्पनिक माध्यम ईथर व्याप्त है, इस माध्यम में से होकर तरंगे चलती है। और चौथा चीज क्या होता है भाई, चौथा चीज ये चीज हम लोग पढ़े थे कि ईथर भारहीन तथा सममांगी होता है। ईथर जो आपका होता है भारहीन होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी भार नहीं होता है, ठीक है। तो ईथर जो आपका होता है भाई वो आपका भारहीन होता है तथा क्या होता है, सममांगी होता है। इसका घनत्व बहुत ही कम होता है, इसका घनत्व क्या होता है, बहुत ही कम होता है भाई, ठीक है। इसका जो ईथर होता है ये भारहीन होता है, सममांगी होता है और इसका घनत्व क्या होता है, बहुत ही कम होता है तथा इसकी प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है। इसकी प्रत्यास्थता क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। इसकी प्रत्यास्थता आपकी बहुत ही अधिक होती है। क्लियर। तो इसके अंतर्गत थर्ड नंबर पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में काल्पनिक माध्यम ईथर व्याप्त है, इस माध्यम में से होकर तरंगे चलती है। ईथर भारहीन तथा सममांगी होता है, इसका घनत्व बहुत ही कम तथा इसकी प्रत्यास्थता बहुत ही क्या होती है, अधिक होती है। क्लियर। और पांचवा चीज में हम इस चीज को देखते हैं भाई कि विभिन्न रंगों का आभास तरंग दैर्ध्य में अंतर के कारण होता है। विभिन्न रंगों का, यहाँ पर देखिए, विभिन्न रंगों का आभास तरंग दैर्ध्य में अंतर के कारण होता है। क्लियर। तो विभिन्न रंगों का आभास तरंग दैर्ध्य में अंतर के कारण होता है। तो जो भी देखिए विभिन्न कलर के रहते हैं, जैसे कि वाइब्ग्योर के बेस पे हम लोग देखते हैं, वाइब्ग्योर के बेस पे इस तरीके से, तो विभिन्न कलर के यहाँ पर है, देखिए वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, रेड है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो विभिन्न रंगों का जो आभास होता है उसका, ठीक है, जिसके तरंग दैर्ध्य के कारण होता है उसका मेन तरह, जैसे कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, बैगनी रंग का कम होता है, उसी प्रकार से विभिन्न रंगों का जो आभास होता है वह तरंग दैर्ध्य में अंतर के कारण होता है। किसके कारण होता है, तरंग के अंतर के कारण होता है। और छठवां चीज को हम लोग देखते हैं भाई, छठवां चीज क्या होती है, प्रारंभ में प्रकाश तरंग को, प्रारंभ में प्रकाश तरंग को, ठीक है, प्रारंभ में प्रकाश तरंग को अनुदैर्ध्य, प्रारंभ में प्रकाश तरंग को अनुदैर्ध्य माना गया था। क्या माना गया था, प्रारंभ में जो प्रकाश तरंग है उस चीज को क्या माना गया था, अनुदैर्ध्य तरंग माना गया। देख, क्योंकि दो तरंगे होती है, पहला अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, और दूसरा क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। दो तरंगे होती है, अनुप्रस्थ होती है और अनुदैर्ध्य होती है। तो प्रारंभ में प्रकाश तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग माना गया था, किंतु बाद में ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए, किंतु बाद में किसकी व्याख्या करने के लिए, ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए, किंतु बाद में ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए इसे अनुप्रस्थ, ठीक है, इसे अनुप्रस्थ माना गया। लेकिन बाद में किसकी व्याख्या करने के लिए भाई, ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए, किसकी व्याख्या करने के लिए, ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए इस तरंग को क्या माना गया, अनुप्रस्थ तरंग माना गया। इस तरंग को माना गया अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। तो पहले में हम लोग जो प्रारंभ में जो प्रकाश तरंग था उसको अनुदैर्ध्य मानते थे, और जो किंतु दूसरे चरण में हम लोग ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए इस चीज को क्या माने, अनुप्रस्थ तरंग माने। तो ये था आज का हमारा अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ तरंगे से रिलेटेड जो प्रकाश की प्रकृति है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत को देखा और हाइगन के तरंग सिद्धांत को देखा, ठीक है। इसके बाद का जो कंटेंट है, तरंगार्ग क्या होती है, विवर्तन क्या होती है, विक्षेपण क्या होती है, ध्रुवण क्या होती है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो आज का क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तरंगार्ग, विवर्तन, विक्षेपण के साथ। तो आज का क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।